गाइस, वेलकम टू नेट जेआरएफ विद अदिति। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम अदिति है और आप सभी लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर मैं आप सबके सामने आई हूँ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जितने भी वीडियोस देख रहे हैं जो मैंने आप लोगों के पेपर 1 के एनालिसिस के लिए बनाए हैं या टॉप 5 टॉपिक्स की जो नई सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, उन सभी वीडियोस के कमेंट्स मैंने देखे और सभी बच्चे एक यूनानिमस क्वेश्चन है जो पूछ रहे हैं मुझसे कि आखिर हम हर वीडियो में सुनते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करना चाहिए। तो एक बच्चे का बहुत ही प्यारा सा कमेंट था कि करेक्ट वे है क्या प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करने का, क्योंकि आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो उसमें पिछले साल क्या क्वेश्चन आए हैं ये पता होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट क्या वो क्वेश्चंस करके हमारा काम हो जाएगा? यानी कि कुल मिला के अगर 35 शिफ्ट्स हुई है तो उन 35 शिफ्ट्स के एग्जाम्स के पेपर निकाल लीजिए और आपका काम बन जाएगा? क्या इतना सफिशिएंट है? आखिर पेपर सॉल्व करे तो कैसे सॉल्व करे? आखिर इतना टाइम क्यों लगता है प्रीवियस पेपर एनालाइज करने के अंदर? जो हम बताते हैं या कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि देखिए एक क्वेश्चन ऐसे करना है, वैसे करना है। तो ये सारा का सारा जो एम्बिग्यूटी है वो कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में आप लोगों के सामने मैं सॉल्व कर सकूं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस लिए हैं। उन एग्जाम्पल क्वेश्चंस को आपके सामने मैं सॉल्व करके एनालाइज करके दिखाने वाली हूँ कि कैसे आपको किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर को कैसे एनालाइज करना चाहिए या किस तरीके से उसे सॉल्व करके उससे रिलेटेड टॉपिक्स जो है वो आपको हंट करने होते हैं। तो ये सारी कहानी आप लोगों के साथ में आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, क्योंकि आपके लाइक से रीच बढ़ती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स तक मैं पहुंच सकती हूँ और कोशिश कर सकती हूँ कि जो भी मदद मैं करना चाहती हूँ, जो भी ऑफरिंग्स मैं यहाँ पर लेके आई हूँ वो उन तक पहुंच सके। तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हो कि आज का हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो है कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर को आखिर एनालाइज करना कैसे है, क्या करना है, ये कैसे समझे। तो देखो मैं आप लोगों को 2021 के कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ। ये मैंने कॉमर्स शिफ्ट के पेपर में से लिए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग मुझे लगता है कॉमर्स के अंदर ही पेपर देते हैं, तो मैंने सबसे पॉपुलर पेपर को ही लिया है कि देखते हैं कि यहाँ पर कैसे क्वेश्चन आए थे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहली बात तो आपको टाइप ऑफ द क्वेश्चन पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो है ये है आप लोगों का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। ठीक है कि आपके पास में 2 स्टेटमेंट होते हैं, आपको ये बताना होता है, या 3 स्टेटमेंट हो सकते हैं, आपको ये बताना होता है कौन सा फॉलो कर रहा है कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। आई थिंक ये कॉन्टेक्स्ट ही गलत है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये इसके ऑप्शंस नहीं है। आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना था कि आपके दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं है, ये चीज आप लोगों को बतानी है यहाँ पर। तो क्वेश्चन तो आपको सबसे पहले कैसे एनालाइज करना है, तो सबसे पहले तो आपको टाइप देखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन आया है। देन आपको टॉपिक पे सर्च करना है। तो टॉपिक आप सब देख सकते हो यहाँ पर जो है वो आपसे बोला जा रहा है, यू कैन मेक बिहेवियर्स यू टीच मोर ऑथेंटिक बाय चेंजिंग द इररिलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर और कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट यू आर टीचिंग एज ऑफ्टन एज पॉसिबल एंड इज एज मेनी डिफरेंट वेज एज पॉसिबल। तो देखो यहाँ पर पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का टीचिंग, पर केवल टीचिंग नहीं, ये कम्युनिकेशन से भी मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेसिकली आप लोग ये मान सकते हो कि ये जो टॉपिक है ये आप लोगों का है क्लासरूम कम्युनिकेशन का टॉपिक, जिसमें टीचिंग को कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है, टीचिंग बिहेवियर को कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है, उस पर क्वेश्चन पूछा है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते ही मुझे ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि ऑब्वियसली अपन ने प्रैक्टिस की हुई है तो अपन को समझ में आ जाएगा। अगर आप प्रीवियस पेपर एनालिसिस कर रहे हो, देखो एक होता है पेपर से पहले, मतलब तैयारी से पहले एनालाइज करना, और एक होता है कि जैसे आखिरी के 30-35 दिन बचे हैं तो एनालाइज करना। दोनों अलग अलग तरीके होते हैं। और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जब स्ट्रैटेजी बताई थी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की, तब मैंने आपको ये चीज बताई थी कि कैसे आप लोग जो है वो प्रीवियस पेपर को 2 बार एनालाइज करते हैं। तो मैं ये दूसरे वाले जो एनालाइज कर रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट क्या सही बोल रहा है कि आप अपने बिहेवियर को जो है वो और ज्यादा ऑथेंटिक कैसे बना सकते हो, कि जितने भी इररिलेवेंट एस्पेक्ट्स है उनको हटा दीजिए, जितने भी कॉन्टेक्स्ट है उन सबको जो है इम्प्रोवाइज करते चलिए। तो क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रहा है और कितने भी डिफरेंट वेज के अंदर ये किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, टू टीच बिहेवियर दैट इज ऑथेंटिक योर लेसन्स नीड नॉट प्रेजेंट द कंटेंट इन द वे इन विच इट इज यूज्ड बाय योर लर्नर्स ऑन असेसमेंट in subsequent grades or in world outside your classroom। देखो क्वेश्चन का फील लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप ले लिया, टॉपिक कौन सा है ये समझ में आ गया, अब फील लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये पॉजिटिव एस्पेक्ट में बात चल रही है कि नेगेटिव एस्पेक्ट में बात चल रही है, क्योंकि आपने देखा स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ बात कर रहा है कि टीचिंग बिहेवियर को हम कैसे इंप्रोवाइज कर सकते हैं, ऑथेंटिक और कैसे बना सकते हैं। और दूसरा जो है आप लोगों का वो ये कह रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है क्लासरूम के बाहर। इन शॉर्ट यही मानना है इसका कि क्लासरूम के बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि ये गलत है।
ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आया है टीचिंग के सबसे बेसिक मॉडल से, या बेसिक गोल आप बोल लीजिए, प्राइमरी गोल, बिहेवियर मॉड्यूलेशन ऑफ अ स्टूडेंट। ये सिर्फ क्लासरूम की बात नहीं, क्लासरूम के बाहर की भी बात है। तो आराम से स्टेटमेंट देखते ही उसका सेंस पता लग गया और आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहां से आप लोगों को निकालने हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स यहां पर आए हैं। सबसे पहली बात तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जैसे कि मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ, ऑब्वियसली मैं ऐसा पूरे के पूरे पेपर सॉल्व करने नहीं लगूंगी, तो एक एक करके बहुत सारे टॉपिक्स में निकाल दूंगी, बट मैं सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ कि किसी एक क्वेश्चन को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। पहले टाइप देखा, टॉपिक देखा, उसके बाद देखा कि इससे रिलेटेड और क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन या इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन आप लोग बोल सकते हो। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक निकल के आया, वो है कि टीचिंग के गोल्स क्या क्या है। ठीक है, प्राइमरी गोल्स क्या है, सेकेंडरी गोल्स क्या है, इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है, इफेक्टिव टीचिंग के की बिहेवियर्स और हेल्पिंग बिहेवियर्स क्या क्या होते हैं, और इसका शॉर्टकट भी आप लोगों को बताया हुआ है, लाइट्स। ठीक है, लेसन की क्लैरिटी होना, इंस्ट्रक्शन के अंदर वेराइटी होना, टीचिंग टास्क परफॉर्म करना, एंगेजमेंट लेके आना क्लास में, और अल्टीमेटली स्टूडेंट का सक्सेस रेट होना। ये सारी चीजें जो है वो की बिहेवियर होते हैं किसी भी टीचिंग के। तो बेसिकली इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन से मैंने कम से कम 3 से 4 नए क्वेश्चंस बना लिए हैं। अगर उन नए क्वेश्चंस को आप लोग कर पा रहे हो, या फिर आप लोग उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लेते हो, तो मुझे लगता है कि केवल प्रीवियस ईयर पेपर से भी अच्छा खासा रिवीजन आपका हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, जिनको नहीं समझ में आया चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन आप लोगों का सीधा सीधा है, ये सबसे सिंपल टाइप के क्वेश्चन होता है। तो टाइप अगर मैं बोलूँ यहाँ पर, तो ये जो टाइप है ये और कुछ भी नहीं है, ये डायरेक्टली इंटरोगेटिव क्वेश्चन है आप लोगों का, जिसमें टॉपिक आपको गिवन है, उस टॉपिक से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक पूछे जा सकता है, कि उस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों से पूछा जा सकता है कौन कौन सी चीज फॉलो करती है, बेसिक चीजें। तो देखो यहाँ पर एनालिटिकल इंडक्शन आप लोगों को दिया हुआ है। अब आपको एनालिटिक वर्ड भी समझ में आता है और इंडक्शन वर्ड भी समझ में आता है। देखो एनालिटिक निकल के आया है एनालिसिस से, जो कि अभी आप कर रहे हो वो भी एक तरीके का एनालाइजेशन ही है। तो एक है चीज एनालाइज करना। एनालाइज करना मतलब क्या होता है, किसी एक बड़े से चीज को छोटे छोटे पार्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेना, और फिर इंडिविजुअली हर पार्ट को ध्यान से समझना, हर पार्ट को ध्यान से समझना, सो दैट आप उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग लगा सको। और इंडक्शन मतलब क्या होता है, इंडक्शन मतलब होता है कि छोटे छोटे एग्जाम्पल केसेस को कंसिडर करना, उन्हें एनालाइज करना, उनमें कुछ कॉमन पैटर्न फाइंड आउट करना, और फाइनली उनको क्या कर देना, जनरलाइज कर देना, एक यूनिवर्सल थ्योरी उनमें से बना लेना। दिस इज कॉल्ड एज एनालिटिकल इंडक्शन, बिल्कुल ऑपोजिट डिडक्शन का। तो इंडक्टर तो एक तरीके की आप लोगों की रीजनिंग भी होती है, वहीं पर यही आप चीजें जो है आप लोगों से यहाँ पर पूछी है। तो एनालिटिकल इंडक्शन मेथड जो है वो किससे बना हुआ है, ये आप लोगों से बोला है। तो सिस्टमैटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट से है, जनरेटिंग हाइपोथेसिस से रिलेटेड है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस से रिलेटेड है, फ्री स्टाइल इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है, या टेस्टिंग नल हाइपोथेसिस से ओनली। अब देखो सीन ऐसा है, यहाँ पर आप लोगों को चूज करना है, एंड आई थिंक ये जो ऑप्शंस हैं ये इस वाले क्वेश्चंस के थे। एनीवेज यहाँ पर आप लोग चाहो ना तो चॉइस एलिमिनेशन आराम से लगा सकते हो, ठीक है ना। चॉइस एलिमिनेशन इज द की, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना इसमें मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन यानी कि MSO, ये पिछले साल जब एग्जाम हुआ था उससे पहले मैंने आप लोगों को अनाउंस किया था, बताए थे आपको टॉप 5 क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, क्लासेस में बताया था, तब चैनल नहीं था, तब मैंने आपको ये चीज बताई थी कि MSO, और मैंने बहुत प्रचार किया था इन टाइप के क्वेश्चंस का, और आपने देखा पिछले साल आपके एग्जाम में भर भर के MSO और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आए। MSO मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन क्वेश्चन, बेसिकली गेट जैसे एग्जामिनेशन के अंदर, या और भी हमारे जितने नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, UPSC वगैरह, इन सब के अंदर ऐसे आपको ऑप्शंस दे देता है, और फिर आपको चूज करने होते हैं मल्टीपल ऑप्शन जो सही हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर चूज करना है। तो एनालिटिकल इंडक्शन की यहाँ पर बात की जा रही है। तो आप मुझे बताइए सिस्टमैटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स होगा क्या यहाँ पर? 100% होगा जी। क्यों? यही चीज तो हम कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं चीजों को, और सिस्टमैटिक वे के अंदर कर रहे हैं। देन आता है जनरेटिंग हाइपोथेसिस या टेस्टिंग हाइपोथेसिस। देखिए जब मैं डिडक्शन की बात करती हूँ ना, तो वहां पर आता है टेस्टिंग हाइपोथेसिस, तो ये ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है। और फिर आता है फ्री स्टाइल इंटरप्रिटेशन हो जाता है, टेस्टिंग नल हाइपोथेसिस ओनली आ जाता है, या जनरेटिंग हाइपोथेसिस। देखो यूजुअली जो होती है ये मेथड आप लोगों का यहीं पर काम आता है, राइट। तो बाय चॉइस एलिमिनेशन भी आप लोग कर सकते हो और चूज कर सकते हो, जैसे कि देखो यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, और इस तरीके से चूज करके आप लोग आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ। और देखिए आगे, अच्छा अब मैं अगर यहाँ पर आप लोगों से टाइप की बात करूँ, या बेसिकली MSO हो गया, या डायरेक्टली इंटरोगेटिव क्वेश्चन, डायरेक्टली वर्ड आपको गिवन है, फिर उसको आप लोगों ने MSO के अंदर कन्वर्ट किया, अगर ये चीज आपने कर ली है, चॉइस एलिमिनेशन करना आप लोगों ने सीख लिया है, तो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेनिफिट एग्जाम में मिलेगा। मियरली बाय एलिमिनेटिंग अ पर्टिकुलर चॉइस आप लोग जो है आंसर्स जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो, जल्दी निकाल सकते हो। अब जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर पूरा का पूरा रिसर्च में
आपका हाइपोथेसिस वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रिसर्च के पैराडिग्म, जिसमें आता है इंडक्टिव या फिर आप लोगों का डिडक्टिव, क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव, ये चीजें आप लोगों की आ जाती है। तो वहां पर अगर हम बात करें ना, तो ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये आप लोगों का एक नया टॉपिक निकल के आया। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव टाइप्स ऑफ रिसर्च, अगर आप लोग देखो तो क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होती है उसका अल्टीमेट गोल होता है हाइपोथेसिस को टेस्ट करना। वेयर एज अगर मैं बात करूं आप लोगों की जो इंडक्टिव टाइप की रिसर्च हो गई या थ्योरी जनरेशन वाली हो गई, उनका काम है जनरेट करना नई थ्योरी, जैसे कि आपकी फंडामेंटल रिसर्च करती है, जो कि एक तरीके की क्वालिटेटिव रिसर्च है। तो बस वही चीजें आपको लगानी है और उन्हें सॉल्व करते हुए आगे चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे अच्छा क्वेश्चन ये होता है क्योंकि ये कुछ पॉपुलर टर्म्स है, पॉपुलर टर्म्स। तो ये देखो टाइप तो आप लोगों का सेम ही है, टाइप तो इसका भी एमएसओ ही है, बट ये एमएसओ है प्लस पॉपुलर टर्म है। पॉपुलर टर्म क्यों बोल रही हूँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स देखते हो आप लोग, हर टॉपिक के या हर यूनिट के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होते हैं। अब आप ये देख सकते हो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको कुछ ही दिनों पहले रिसर्च के 25 टाइप दिए थे, उसके कीवर्ड्स भी बताए थे। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में बताया था बचपन से 55, जब हम एक ही सैंपल को फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम स्टडी करते हैं उसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहते हैं। इतना भी बेसिक्स पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो मेरे हिसाब से। जैसे कि फोकसेस ऑन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, तो क्या यहाँ पर ई ऑप्शन होना चाहिए? ऑब्वियसली किसी चीज का इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हो आप या ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसी को स्टडी कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उसी के लिए काम किया जा रहा है। इसके अलावा लिमिटेड रिजल्ट्स होते हैं, डू नॉट नीड हेवी इन्वेस्टमेंट हो गया, या प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव चॉइसेस हो गया, अलाउ इनसाइट इन द टाइम ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल हो गया। देखो डी पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर लग रहा है, ऑल्टरनेटिव चॉइसेस। देखो डू नॉट नीड हेवी इन्वेस्टमेंट, क्या ये बात सही है? डू नॉट नीड हेवी इन्वेस्टमेंट, देखो चॉइस एलिमिनेशन लगा रही हूँ यहाँ पर भी। आप सोचिए आप किसी एक ही सैंपल को स्टडी कर रहे हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आप बचपन से 55 तक उसी को स्टडी कर रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा चाहिए होगा ना आप लोगों को, कितना टाइम और कॉस्ट दोनों चीजें होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन तो 100% नहीं हो सकता है। और वैसे भी मैंने ई बोला तो ई तो 100% होना चाहिए, वैसे भी ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर बात करी जाए इन दोनों में से तो आप चूज कर लीजिए, लिमिटेड रिजल्ट सही आंसर होगा या फिर आप लोगों का ऑल्टरनेटिव चॉइसेस यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ऑब्वियसली किसी चीज को आप इन डेप्थ एनालाइज करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें जानने मिलेगी। तो ये चीज अगेन आपका सॉल्व हो गया। क्या पता चला? एनालाइज क्या किया, टाइप कौन सा है, चॉइस एलिमिनेशन कैसे लगा सकते हैं, और ये पता लगा कि हम लोगों को पॉपुलर टर्म्स तो कवर करनी ही करनी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर देना है आपको, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अभी तक मैंने बनाए हैं, प्लस मैं अलग से उनकी शॉर्ट वीडियोस भी बना रही हूँ जिसमें मैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ। अभी कल ही मैंने आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, जिसमें भी मैंने आपको ये चीजें बताई थी टाइप्स ऑफ रिसर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन आप लोगों को 2 स्टेटमेंट ये मैंने बताना है कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। तो देखो, इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज एम्बिग्यूटी टेक्स प्लेस इन ऑर्डर बिकॉज कि आप इनकरेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स करते हो। अब देखो यहाँ पर अगेन कम्युनिकेशन का डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ गया है जिसमें बोला है एम्बिग्यूटी के बारे में। तो मतलब कि अगर आप लोगों को मीनिंग क्लियर है वर्ड का तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो सीधा सीधा एम्बिग्यूटी का मतलब, एम्बिग्यूटी मतलब ये होता है एक चीज के 2 मतलब निकलना, कंफ्यूजिंग सिचुएशन अराइज हो जाना, इसको हम लोग बोलते हैं एम्बिग्यूटी। तो कह रहा है कि अगर इनकरेक्ट यूज ऑफ वर्ड करोगे तो क्या कंफ्यूजन होगा? बिल्कुल होगा जी, 100% करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा देखो, इनफॉर्मल टाइम टर्म्स, ठीक है, लीड्स टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। इनफॉर्मल टाइम बिल्कुल सही, शायद कल होगा, परसों होगा, शायद मुझे लगता है कि ये तो परसों हो चुका था, नहीं नहीं ये तो कल के बाद होने वाला है। ये सारी जो चीजें हैं, ये सब चीजें क्या है, ये एक्चुअली डिफरेंट इंटरप्रिटेशन लेके आती है। इवन मैं अगर आप लोगों को परसों भी बोल दूं तो कौन सा वाला परसों, राइट? ये सारी जो चीजें होती है ये बिल्कुल सही बात है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन लेके आती है। तो ये भी आप लोगों का बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझने हैं। अब इसमें क्या पता लगा मैम? इसमें ये चीज पता लगी कि यार मीनिंग पर हमको ध्यान देना है, वर्डिंग पे हमको ध्यान देना है, वर्ड टू वर्ड चीजों को समझना है, इंटरप्रेट करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, एक और चीज देखिए मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ, ये है और एक फेमस टाइप जो यूजीसी नेट को बड़ा पसंद है, और वो है जी नेक्स्ट टाइप जो है आप लोगों का मैच द कॉलम क्वेश्चंस। मैच द कॉलम क्वेश्चंस आप लोगों को पेपर 1 में भी भर भर के मिलेंगे, पेपर 2 के अंदर भी भर भर के मिलेंगे, बहुत सारा आपको मिलने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, आपको दिए हुए हैं कुछ टर्म्स, पावर ऑफ कम्युनिकेशन की बात चल रही है, लेजिटिमेट पावर हो गई, रेफरेंट हो गई, रिवॉर्ड हो गई, एक्सपर्ट हो गई। देखो मैच द कॉलम का मैंने एक नारा भी बनाया था जो है कि एक से ही हो जाएगा। मैं ये क्यों बोल रही हूं, अब मैं यहाँ पर इसको चॉइस एलिमिनेशन से करके दिखाऊंगी और एक ही ऑप्शन से पूरा क्वेश्चन हो सकता है। मैच द कॉलम सबसे डिफिकल्ट लगता है, बट मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सही होने की प्रोबेबिलिटी इनकी है। अगर आपको एक
या 2 टर्म मिनिमम आते हो उस पर्टिकुलर मैटर कॉलम में। जैसे फॉर एग्जांपल लेजिटिमेट पावर, मुझे ऐसा लगता है लेजिटिमेट पावर या लेजिड होना, ये चीज हर किसी को आती है। और अगर आप हिंदी में हो तो हिंदी मीडियम में भी आपको आती होगी कि वैध शक्ति मतलब क्या होता है। या फिर आप एक्सपर्ट पावर की बात कर लो कि एक्सपर्ट मतलब क्या होता है, जो अपनी फील्ड में एकदम स्पेशलाइज्ड हो, जिसको अपनी फील्ड का सब कुछ आता हो। सब कुछ तो खैर किसी को नहीं आता है, मतलब बहुत कुछ आता हो, स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो उसके पास में, तो वो एक्सपर्ट होता है। वहीं एक्सपर्ट की पावर की बात की जाए तो एक्सपर्ट वाली पावर किसके अंदर होगी, जिसके अंदर स्पेशलाइजेशन होगा किसी चीज का। क्या हम ये लगा सकते हैं? तो क्या मैं इस तरीके से बात कर सकती हूँ कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज किसी के पास में है तो वो एक्सपर्ट हो जाएगा, यानी कि डी का 1 हो जाएगा। और डी का 1 एक ही ऑप्शन में मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर बिना किसी और को रीड करे भी मैं करके आ सकती हूँ, क्योंकि D1 और किसी में नहीं है, नहीं है। मैंने डी से ही क्यों पढ़ा, देखो इसका 4 है, इसका 2 है, इसका 3, इसका 1, डी ही ऐसा ऑप्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। वैसे तो और भी हो सकता है, बट डी मुझे एक ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिसके सारे आंसर्स डिफरेंट है, तो क्यों ना डी के भी यहाँ पे चॉइस एलिमिनेशन लगा लूं। इसके अलावा देखो जरूरी नहीं है, चलो चेक कर लेते हैं। नहीं मैम आप तो लेजिटिमेट पावर बताओ। लेजिटिमेट पावर का मतलब क्या होता है? देखो लेजिड, लेजिड होना, आपकी कोई पर्टिकुलर रेप्यूटेशन होती है या लॉ से जो रिलेटेड होती है चीजें, वो वाली बात हो गई। तो बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन होगा, व्हेन अदर्स फील टू बी लाइक यू, या फिर आप लोगों का होगा कंट्रोल ओवर व्हाट अदर सीक्स। यार ये चीजें जो सारी चीजें हैं, इनमें से आप मुझे एक बात बताओ, बाय द वर्च्यू ऑफ पोजीशन, क्या आपको ये नहीं समझ में आता कि किसी में वो जो लेजिड वाली चीज होती है वो कब आती है? उसके वर्च्यू ऑफ द पोजीशन से ही आती है। तो ए का यहाँ पर 2 दिख रहा है। बी अगर देखिए रेफरेंट पावर की बात की जा रही है, सो रेफरेंट मतलब रेफर वर्ड से बना है। कीवर्ड इसका क्या है? रेफर, रूट वर्ड जिसको आप बोल सकते हो। जब एक जना दूसरे जने के जैसा बनना चाहे, उसके जैसा रेफर करना चाहे, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंट पावर। और रिवॉर्ड पावर का क्या मतलब होता है? रिवॉर्ड, देखो रिवॉर्ड का वैसे भी मतलब यही होता है कि कुछ अच्छा करने पे फायदा हो जाना, राइट, यही सारी चीजें होती है रिवॉर्ड। तो बेसिकली कंट्रोल ओवर व्हाट अदर फील्स। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आप लोग चॉइस एलिमिनेशन यहाँ पर लगा सकते थे। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो देखो मैथमेटिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखो तो देखो क्या बोला जा रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया कल्चर इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 4% पर एनम. There is an additional increase of 1% of the population due to some reasons. The percentage increase in the population after 2 years will be what? अब बात ऐसी है कि इस क्वेश्चन को आप आसानी से मैथमेटिकल की ट्रिक से कर सकते हो, जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि 100 मान के किया करो। आप यहाँ पर पूरी पॉपुलेशन को 100 मान लो और उससे आंसर आप निकाल लो। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोई एक पॉपुलेशन थी, उसमें भाई हर साल जो है वो 4% का इंक्रीज होता था, बट कुछ रीजंस की वजह से इसमें एडिशनल 1% का इंक्रीज और हो गया, तो टोटल कितना इंक्रीज हो गया? 5% का इंक्रीज हो गया। आपसे बोल रहा है कि 2 साल में कितना इंक्रीज होगा, तो सीधा सीधा आंसर लगा के आ जाओगे आप लोग 10, जो कि है गलत आंसर, जो कि है गलत आंसर। क्यों? सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, मतलब जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है। बस यही इस क्वेश्चन का ट्रिक था। तो क्वेश्चन में मैथमेटिक्स के अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, रीजनिंग के क्वेश्चंस की बात करूं, लॉजिकल रीजनिंग, इनफैक्ट थ्योरेटिकल टॉपिक्स की भी आप बात कर लो ना, तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन में चला के घुमा फिरा के आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। यहाँ पर सीआई का कॉन्सेप्ट लगता दिख रहा है, जैसे कि मैं कह रही हूँ 100 पे 5% इंक्रीज हुआ तो वो 5 ही हो गया। 100 पे 5% इंक्रीज हुआ, बट अब जो है वो आपकी नई पॉपुलेशन अगले साल के लिए हो जाएगी 105, ना कि 100। आप जो 10% निकाल रहे थे वो 100 पे ही निकाल रहे थे, तो 100 और 100 का, तो फिर 5 और 5 10, 105 नेक्स्ट टाइम के लिए, ये 5 भी इसमें ऐड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, तो 105, इसका आप 5% निकालोगे तो कितना आएगा? 5.25 आ जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 10.25, सॉरी नीचे वाला 10.25। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। मैथ्स का बेसिक ट्रिक लगाना है, और वो बेसिक ट्रिक क्या है? हर चीज को 100 मान लो, या जो चीज निकालनी है बेसिकली उसको आप 100 मान लो। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में मैं हमेशा आपको CISI के लिए बोलती हूँ, उसको मान लो। CPSP के अंदर बोलती हूँ CP को 100 मान लो। बस 100 मानना है और वैसे सॉल्व करना है, तो और कुछ नहीं किया है। मैंने पॉपुलेशन को 100 माना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसको मोल्ड किया और सॉल्व कर लिया। देखो हमेशा मैथमेटिकल रीजनिंग की बात कर लूँ या लॉजिकल रीजनिंग की बात कर लूँ, पिक्चराइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी लोग
पिक्चराइज कर पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो कि क्या हो रहा है सिनेरियो, तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ ड्रॉ किया करो, जो भी क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको इसको लिखा करो, ड्रॉ किया करो, ठीक है। ये बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसा नहीं है कि एक शब्द भी एक्स्ट्रा लिखा तो आप पीछे हो जाओगे, ये अकेडमिक एग्जाम जैसा है, तो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन करने, जो कि कर सकते हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर इन क्वेश्चन में ज्यादा समय लग रहा है तो बाकी क्वेश्चन होंगे ऐसे कुछ जिनमें आपको कम समय लगेगा, देखते ही हो जाएंगे, अभी आएंगे वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगी। तो ये समझ में आया, उम्मीद करती हूँ। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। पिछले साल यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 2021 की बात की जाए तो सबसे ज्यादा यही चीज आया है कि मैथमेटिकल रीजनिंग को मैथ्स की जैसा पूछा ही नहीं, थ्योरी क्वेश्चंस की जैसा पूछा है। अब जैसे आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, 3 मैंने स्टेटमेंट दिए हुए हैं, या 3 स्टेटमेंट आपको दिए हुए थे, इन तीनों स्टेटमेंट से बताना था कि कौन सा फॉलो कर रहा है कि कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है, ये चीज निकालनी है। और बेसिक सेंस कैसे, यमन क्रॉसेस 600 मीटर्स लॉन्ग रोड इन 5 मिनट्स, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला चीज पूछी हुई है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये फॉर्मूला मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को कोई ऐसा होगा जिसको नहीं आता, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस वही लगाना है। कह रहा आप लोगों से 600 मीटर, बस यूनिट का ध्यान रखना, 5 मिनट में, 5 मिनट, पहले तो इस 5 मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करो, मीटर पर सेकंड आ गया, मीटर पर सेकंड से आपको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, और किलोमीटर पर आवर में अगर कन्वर्ट करना होता है तो क्या करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। सॉल्व करके देखिए क्या 7.2 आएगा, अगर आएगा तो ट्रू है ये स्टेटमेंट, अगर नहीं आएगा तो नहीं है ट्रू ये स्टेटमेंट। मियरली आपको सिर्फ इतना ही करना होता है। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट आप लगा के देख लीजिए, विनोद परफॉर्म्स 2/15 ऑफ हिज टोटल जर्नी बाय ट्रेन, 9/20 बाय बस एंड रेस्ट 10 किलोमीटर्स ऑन साइकिल। ठीक है, आपसे कह रहा है कि उसकी जो टोटल जर्नी है वो 24 है। अगेन ये भी स्पीड वाला फॉर्मूला या बेसिकली डिस्टेंस वाला तरीका हो गया। यहां पर आपको फ्रैक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए, बस यहाँ पे जो है वो आपको फ्रैक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली बात नहीं है, मैं एनालाइज करवा रही हूँ। ऑल तो चलो मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ और आपको बताती हूँ कि क्या आप ये सोच सकते थे। देखो आपसे कह रहा है कि पूरी एक जर्नी है, इसकी जर्नी कह रहा है कि 24 किलोमीटर की है। हमें ये चेक करना है, हमें ये चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, हम ये देखेंगे कि इसका जो 2/15 है ना, ये ट्रेन से जा रहा है, 9/20 बस से जा रहा है और 10 किलोमीटर साइकिल से जा रहा है, तो 24 किलोमीटर आ जा रहा है। मान लेते हैं हम कि कोई x इसका डिस्टेंस था, तो 2/15 जो है वो तो ये ट्रेन से गया, प्लस 9/20 जो है ऑफ x, ये किससे गया है, ये गया है आप लोगों के बस से। और बचा कितना, बचा मैम 10 किलोमीटर लिखा है ना, 10। ये जो है अगर ये टोटल आ जाए किसके, 24 के, तो हम मान जाएंगे कि इस बात बिल्कुल सही बोल रहा है। क्या हम ये मान जाएंगे? अच्छा, इसमें आप कर क्या सकते हो, या तो आप लोग क्या कर लीजिए, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लीजिए, या इसका एक और तरीका हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है, आप टोटल डिस्टेंस को 100 मान लो, अगेन वही कहानी, पूरे डिस्टेंस को 100 मान लो, उसका 2/15 9/20 आप निकालिए कितना आएगा, और बचे हुए को 10 के बराबर लिख दीजिए, और पूरे 100 की वैल्यू निकाल के 24 के बराबर ला दीजिए। अगर आ जाए 24 के बराबर तब तो ठीक है, अगर नहीं आए तो नहीं आए। ट्राई करिएगा, अगर नहीं होता है तो कमेंट में लिखना, मैं अगली क्लास में आपको जरूर ये सॉल्व करके दे दूंगी। नेक्स्ट देखिए, अनीता जो है वो किसी भी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर सकती है, अपना 1/8 काम वो 2 दिन में खत्म करती है। तो भाई बात ऐसी है कि ये कह रहा है कि 1/8 काम 2 दिन में खत्म कर लेती है। तो आप मुझे एक बात बताओ, पूरा काम कितना होगा, 1/8 बोला है, पूरा काम 1 होगा, तो 1 कितने दिन में करना चाहिए था इसको, 2 × 8 यानी 16 में। और ये तो कह रहा है कितने में, कि 8 दिन में कंप्लीट काम कर लेती है, यानी कि स्टेटमेंट गलत गिवन है। आप लिख दीजिए सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो बस ये देखो, ये ऑप्शन गया आप लोगों का, इन तीनों में से एक ही आंसर होगा, और कुछ भी नहीं करना है। मतलब मैं आपको सिर्फ टाइप समझा रही हूँ। मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर आप लोगों से टाइप पूछा जाता है। क्या आपको ये पता है कि इन चीजों को आप ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते थे? मेनली बस इतना लगाना है आपको कि आपको बेसिक्स ही पूछे जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क की बात हो गई, स्पीड डिस्टेंस की बात हो गई, राइट, डिस्टेंस की बात हो गई। तीनों चीजें ऐसी हैं जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बेसिक मैथमेटिक्स। बस क्या कर दिया, इसको आपको थ्योरी फॉर्म में दे दिया। तो क्या आप इसे थ्योरी से दोबारा से न्यूमेरिकल वैल्यू में लेके आ सकते हो या नहीं, ये आप लोगों को याद देखना था। सो होपफुली आपको टाइप समझ में आ गया होगा, राइट। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगी कि मैथमेटिक्स पर भी एक वीडियो बनाऊं, जिससे आप लोगों को कुछ ट्रिक्स में सिखा सकूं, तो वो जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। फिलहाल यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, एक और ऐसा क्वेश्चन जो मैं कहूंगी डायरेक्टली इंटरोगेटिव है। डायरेक्टली इंटरोगेटिव क्यों बोल रही हूँ,
क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा सीधा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से आया है, सीधा सीधा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक है और मेजर टॉपिक है। अगेन मैं बोलूंगी कि पॉपुलर टॉपिक है। हर साल अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट बताती हूँ तो उसमें बोलती हूँ स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, और स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का वही ट्रिक मैं हमेशा से बोलती हूँ, ठीक है। ए ई आई ओ, यू को बोलिए गेट आउट, ऑल हो गया, नो हो गया, सम हो गया, सम नॉट हो गया। ये क्या हो गए? यूनिवर्सल हो गए, ये पर्टिकुलर हो गए, ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो गए, यूनिवर्सल सॉरी पर्टिकुलर आप लोगों के नेगेटिव हो गए। तो बस यही लगाना है कि ये वाले सारे के सारे जो है वो अफर्मेटिव होते हैं, ये सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। इन दोनों के रिलेशनशिप, ये कॉन्ट्ररी होता है, ये सब कॉन्ट्ररी होता है, ये ऑल्टरनेशन होता है, सब ऑल्टरनेशन जिसको बोलते हैं, और ये टेढ़े वाले जितने भी होते हैं डायगोनल वाले, इनको कॉन्ट्रडिक्टरी बोलते हैं। यही लगाना था। अब क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि कोई ई प्रपोजिशन है वो ट्रू है। अगर ई ट्रू है, ई मतलब क्या होता है? नो, नो ट्रू है, तो आप लोगों से बोल रहा है कि आई फॉल्स है, ठीक है। आई फॉल्स हो गया है, आई जो है वो फॉल्स हो गया है, ठीक है जी। अच्छा, ये ट्रू है और ये फॉल्स हो गया है, सोच के देखिए ये क्या रिलेशन है? कॉन्ट्रेडिक्टरी रिलेशन आप लोगों को दिख रहा है। आप लोगों से बोल रहा है कि कौन सी चीज है जो यहाँ पर ट्रू हो सकती है। अगर कॉन्ट्रेडिक्टरी गिवन है तो देखो ए ट्रू है तो जो है आप लोगों का ए है वो ट्रू हो जाएगा, ये तो सेंस ही नहीं बन रहा। ओ जो है वो फॉल्स है तो ई जो है वो आपका फॉल्स हो जाएगा। अगर ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। अच्छा जी, कह रहा है आई फॉल्स है तो जो आप लोगों का ई है वो ट्रू हो जाएगा। देखिए ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है, दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर। ओ जो है वो अनडिटरमाइंड है, देखो ये दिख रहा है ना, सीधा सीधा दिख रहा है आप लोगों को। अगर ई ट्रू है और ये फॉल्स है तो ये ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट है। मतलब और कुछ नहीं हो रहा है। अगर कोई शायद रिविजन कर रहा होगा तो उसको अच्छे से ये चीज याद आ गई होगी कि स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में कॉन्ट्रेडिक्टरी का क्या रूल होता है। कॉन्ट्रेडिक्टरी मतलब होता है जो एक दूसरे के कॉन्ट्रेडिक्टरी होते हैं ना, वो एकदम ऑपोजिट बिहेव करते हैं। अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाता है, इस तरीके से चलता है। और ये बेसिक रूल है। अगर स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। टाइप कैसा है? डायरेक्ट पॉपुलर टॉपिक से क्वेश्चन आया है और आप लोगों को सॉल्व करना था। इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, ये है एक नया टॉपिक, और ये नया टॉपिक है जी इंडियन लॉजिक, जो आप लोगों के एग्जाम में काफी ज्यादा पूछने लगा है। और लॉजिकल रीजनिंग का जब मैंने कोर्स डिकोड किया था तो मैंने बताया था, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन भी बताया था और इंडियन लॉजिक भी बताया था। ये टोटल याद करने वाली चीज है। और आप लोगों के एग्जाम में पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी ऐसे काफी क्वेश्चन आएंगे जो आपको याद करने, तो ये वो याद करने वाली चीज है, ये याद करने वाली चीज है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का, देखो कुछ और क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ, जैसे कि आईसीटी यूनिट से बच्चों को बहुत डर लगता है, तो आईसीटी का देखो कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेके आई हूँ आप लोगों से। यहाँ पर देखो डायरेक्टली पूछा हुआ है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कोई कंपनी ओन करती है, उनका खुद का ओन है वो। और ओपन सोर्स ऐसा होता है कि इन्होंने फ्री में बांटा हुआ है इसका सोर्स कोड, कि आप जो है अपनी मर्जी से इस पे चेंजेस कर लीजिए। और ये क्या है? ये आप लोगों का अगेन पॉपुलर टाइप है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसमें आप लोग शेयरवेयर पढ़ते हो, फ्रीवेयर पढ़ते हो, फ्लॉस पढ़ते हो, फॉस पढ़ते हो, बीटावेयर पढ़ते हो। बहुत सारे टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं आप लोगों के, उसमें से एक है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। दोनों यूजीसी नेट के फेवरेट है, हर साल आते हैं। तो इसका टाइप आप ये मान लीजिएगा कि ये क्या है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। ये है MRQs, मोस्ट रिपीटेड। दोनों ही बात करूं, फाइल फॉर्मेट है दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, क्यों? क्योंकि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, वो कॉपीराइट वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो इसी से आता है, तो ये कॉपीराइट वाली चीज ही चल रही है। तो प्रोप्राइटरी हो गया ओपन सोर्स, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इनका सोर्स कोड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, ये वो वाला क्वेश्चन है। तो ये दोनों टॉपिक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन आईसीटी का देखिए जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये क्वेश्चन कैसा है? ये भी MRQ है। हर बार आपके एग्जाम में फुल फॉर्म आईसीटी से और आप लोगों के फाइल एक्सटेंशन हर बार आते हैं, किसी भी तरीके से आ सकते हैं बट आ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैंने 500 से ज्यादा फुल फॉर्म्स दे दिए होंगे और उससे ज्यादा आप लोगों के पास में फाइल फॉर्मेट्स हो गए होंगे, 100 से ज्यादा। तो ये देखो आप लोगों को बताए हैं 500 से ज्यादा फुल फॉर्म्स और 100 से ज्यादा फाइल फॉर्मेट्स। आप उनको रिवाइज करिए, आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। प्रिंटेड कॉपीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू प्ले म्यूजिक आ गया, म्यूजिक से रिलेटेड है जी। देन आ रहा है आप लोगों का साउंड फाइल्स ऑन हिम प्लेइंग हिज म्यूजिक, वीडियो फाइल्स आ गया। देखो साउंड फाइल MP3 होता है जी, ठीक है। प्रिंटेड कॉपीज, वीडियो फाइल्स और JPEG इमेज के लिए, JPEG इमेज के लिए।
इसमें आप चॉइस एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, 2 ऑप्शन या 1 ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि मैच द कॉलम है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एमआरक्यू है। टाइप नेक्स्ट कौन सा था? एमआरक्यू। तो जितना भी एनालिसिस अभी तक मैंने आपको दिखाया है, मैंने आपको टाइप बताए हैं, बस उन टाइप को पहचानिए, उनसे एसोसिएटेड क्वेश्चंस देखिए, टॉपिक्स रिवाइज करिए। मैं गारंटी कहती हूँ कि आज से भी अगर आप पेपर एनालाइज करना स्टार्ट करते हो तो आप सभी लोगों का 10 से 15 दिन के अंदर अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करके ही। आप और कुछ मत करो रिविजन के लिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी मॉक टेस्ट से बढ़ के होता है पिछले साल का एनडीए का पेपर, क्योंकि उससे ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन एक सबसे मोस्ट रिपीटेड भैया क्वेश्चंस, वो क्या है? वो है आप लोगों का मेमोरी सिस्टम। मेमोरी सिस्टम, मेमोरी सिस्टम से हर बार क्वेश्चन आता है, इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी से आया है। पोर्टेबल हार्ड ड्राइव जो है वो इंटरनल मेमोरी का एग्जांपल है क्या? बिल्कुल नहीं, सेकेंडरी मेमोरी है ये। मैग्नेटिक टेप जो है वो हम लोग बैकअप्स के लिए यूज करते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है। रैम इंटरनल मेमोरी क्या? बिल्कुल सही बात है। रोम जो है वो अपना डेटा लूज कर देता है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रोम नॉन वॉलेटाइल होता है, वॉलेटाइल कौन सा होता है? रैम होता है। तो बस हो गया सॉल्व। यानी कि आया कहां से है? टॉपिक क्या है? मेमोरी है। टॉपिक क्या है? मेमोरी है। और मेमोरी का चार्ट भी अगर आपने पढ़ा है, मैंने इस चैनल पर भी आप लोगों के लिए आईसीटी का वीडियो बनाया था, आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, लिंक दिया है आईसीटी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके। उसमें मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में रैम रोम पढ़ाई थी, इसमें आपको सेकेंडरी जिसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, उस चार्ट में भी ये बेसिक चीजें पढ़ी थी आपने। तो मोस्ट रिपीटेड है क्योंकि मेमोरी से, फाइल एक्सटेंशन से, आपके टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर से, है ना, साइबर लॉ से या साइबर के टर्म से, इंटरनेट रिलेटेड टर्म, ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो हर साल आती है और बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। लिमिटेड सिलेबस है, आप कर लीजिए इनको, ये आपके बहुत जल्दी भी कवर हो जाएंगे और स्कोरिंग भी आप लोगों के लिए रहेंगे। सो उम्मीद करती हूँ कि कुछ टाइप जो मैं इस क्लास में लेके आ पाई हूँ वो आपको मैंने बता दिया। जैसे कि ये देखो, कुछ आप लोगों की मिसलेनियस क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस है जो करंट पे बेस है या कॉमन सेंस बोल सकते हो आप लोग। जैसे कि जूम, अब क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन बड़ा बूम पे रहा है तो आप सबने देखा है कि जूम बड़ा न्यूज में रहा था। जूम एक एप्लीकेशन है, सब लोग जानते हो ना, जिससे जो है बहुत सारे एजुकेटर्स एक साथ आते थे, आप लोगों के लिए क्लासेस अरेंज होती है, जैसे गूगल मीट होता है वैसे ही जूम। तो जूम जो है उसका बाय डिफॉल्ट टाइम कितना होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी देर तक चलता है? तो सभी लोग जानते हैं कि 45 मिनट तक चलता है। सभी लोग मतलब देखो जिन्होंने यूज किया होगा वो। तो बेसिकली ये मोटिव क्या है पूछने का कि करंट में जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसका आपको कितना नॉलेज है, कितना नॉलेज है, ये वो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट ये भी बिल्कुल मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पूछा है। ये भी करंट का आपको कितना नॉलेज उससे आया है। रीडिंग या लैंग्वेज आर्ट्स, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज, ये बिल्कुल जनरल प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू डेवलप बेसिक रीडिंग स्किल्स, इनमें से कौन सा होगा? सोच के देखो। सिमुलेशन टू एक्सप्लोर डिस्टेंट प्लेसेस एंड टाइम्स, भाई कौन सा होगा? ग्राफिक कैलकुलेशन टू इलिस्ट्रेट द हार्ड टू विजुअलाइज रिलेशनशिप, भाई किसके लिए होता है विजुअलाइजेशन, किस में लगाना होता है हम लोगों को? सिमुलेशंस टू इलिस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, ये भी देख लीजिए। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप की बात हो गई, ग्राफिक्स की बात हो गई, डिस्टेंस, प्लेसेस एंड टाइम की बात हो गई, टाइम एंड प्लेसेस। तो बस सीधा सीधा ये जनरल सेंस वाली चीज है, प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली चीज है। मैं हमेशा अपनी हर क्लास में भी बोलती हूँ, आप लोगों को भी हर वीडियो में बोलती हूँ, पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं होता है कि सिलेबस का इतना पढ़ लिया कि आउट ऑफ सिलेबस वाली चीज है, जो कॉमन सेंस वाली चीज, जनरल प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली चीजें हैं वो आप गलत करके आओ। क्योंकि यूजीसी नेट में जैसे ये क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में आ गए दोनों, तो ऐसे 2 से 3 क्वेश्चंस आपके आएंगे जो प्रेजेंस ऑफ माइंड से ही होंगे। ये अब मुझे नहीं पता ये कौन से टॉपिक से आया है, ये आप बोलो कि आईसीटी से आया है तो भाई आईसीटी में सोशल स्टडीज वाली का क्या चीजें हैं। ये क्वेश्चन आप बोलो मुझे ये कि मैम ये आईसीटी के करंट अफेयर में से आया है, बट ये आप टीचिंग एप्टीट्यूड से भी जोड़ सकते हो, ये आप लोग सोच सकते हो कि हायर एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन से भी जोड़ सकते हो। कुल मिला के बात ऐसी है कि ये कॉमन सेंस ओरिएंटेड है कि करंट में आपको कितना नॉलेज है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो इस तरीके के अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आते हैं तो बस प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। ये चॉइस एलिमिनेशन, जैसे ये भी कि एमएसओ है, हो सकता है 2 या 3 चॉइसेस देखोगे, एलिमिनेट करके आंसर आ जाएगा आप लोगों का। बट इन चीजों के लिए आपको करंट से अवेयर होना जरूरी होता है। तो टाइप्स मैं आपको बता रही थी और टाइप्स के अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कि मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा ही दिया होगा। ऑल्दो मैंने ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पेपर आप लोगों को सॉल्व किया है, इसमें भी पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट और हायर एजुकेशन रह जाता है, क्योंकि उसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगी और वो वीडियो बहुत जल्दी चैनल पे आ जाएगा। इस वीक डेफिनेटली आपको वो वीडियो देखने मिलेगा, दोनों का ही।
तो वहां पर मैं आप लोगों को उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करवाऊंगी, बताऊंगी कि पीपल एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उम्मीद है कि अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। पेपर सॉल्व मेरा करना मोटिव नहीं था, मोटिव ये था कि मैं आपको बता पाऊं कि पहले के पेपर को कैसे एनालाइज किया जाता है। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेहनत पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हो, और इस तरीके से आप एनालाइज करते चलोगे तो अगले 10 से 15 दिन में अच्छा खासा रिविजन के लिए आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो आप लोगों का रिविजन और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ डाइल्यूटेड चल रहा होगा, ये भी वो भी वो भी। तो मुझे लगता है कि आप जितना प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करो और उन पे ही स्टिक रहो, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ो, उनसे एक क्वेश्चन से 5-5 टॉपिक्स निकल रहे हैं तो वो सारे रिवाइज करो, तो अपने आप आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। लगा तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। कोई भी और डाउट रहता है तो आप लोगों को, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड बाय।